अरमानी के स्टोर अटेंडेंट ने प्रियंका के हाथ से बैंक कार्ड लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, प्रियंका ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी अचानक हरकतों ने अटेंडेंट को चौंका दिया। मिस, आप। प्रियंका ने एक बार फिर कपड़ों को देखने का नाटक किया। उसकी भौहें आपस में टकराकर एक भौहें बना रही थी और वह बोली, मुझे लगता है कि इस पोशाक का रंग उस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम दूसरे कपड़े देखना चाहेंगे। किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना प्रियंका ने विहान का हाथ पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ चली गई। अगर किसी को पता चल गया कि उसके कार्ड में पर्याप्त पैसे नहीं है, तो वह खुद को वाकई शर्मिंदा कर लेगी। इससे पहले कि वे अरमानी स्टोर से निकल पाते, भूमि प्रकट हुई, कोई नहीं जानता कब, और उसने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। उसकी खुशनुमा मुस्कान प्रियंका के चेहरे पर चिपकी हुई थी। प्रियंका, ओह प्रियंका, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास खरीदारी करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अगर यह सच है तो ऐसी जगह आने की क्या जरूरत है जिसमें सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही खरीद सकते हैं। भूमि ने अपनी गोरी ठुड्डी को ऊपर उठाया। प्रियंका को देखते हुए उसकी आंखें तिरस्कार और अवमानना से भरी हुई थीं। प्रियंका का दिल में गुस्सा जल रहा था, फिर भी उसने विनम्रता से जवाब दिया, यह तय करना मेरा अधिकार है कि मैं क्या खरीदना चाहती हूं। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि यह रंग उसे बिल्कुल भी सूट नहीं करते। इसमें क्या समस्या है? भूमि ने व्यंग्य किया। ओह, मैं सच जानती हूं। तुम्हारे कार्ड में पर्याप्त पैसे नहीं है ना? ब्यूटी मेडिसिन बेचकर तुम सिर्फ इतना ही कमा सकती हो। ओह, यह सही है? तुम्हारा अभी भी एक बॉयफ्रेंड है ना? मुझे मत बताओ कि वह भी कंगाल है। अरमानी में 2 कंगाल। हा, क्या मजाक है। भूमि खुद से आगे निकल रही थी। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और चिढ़ाते हुए बोली, यह उम्मीद मत करो कि मैं नहीं जानती कि तुम सीनियर हाई स्कूल से ही कितनी गरीब थी। तुम उस साल गांव में 600 से ज्यादा अंक हासिल करने में कामयाब रही, है ना? तुम्हें राजधानी शहर में की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अपने छोटे भाई के मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए कुछ पैसे कमाना चाहती थी, है ना? यह स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों है कि तुम कंगाल हो? प्रियंका की खूबसूरत आंखों के किनारों पर लाली खिल उठी। अभी वह सिर्फ इतना चाहती थी कि वह चलकर भूमि को एक थप्पड़ मारे। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर थप्पड़ भूमि के चेहरे पर लग गया तो प्रियंका रिवर सिटी में अपनी पकड़ खो देगी। भूमि के नंदिनी रावत के साथ अच्छे संबंध थे। रावत परिवार के पास रिवर सिटी में बहुत ताकत और प्रभाव था। अगर नंदिनी रावत ने प्रियंका को निशाना बनाने का फैसला किया तो प्रियंका का रिवर सिटी में रहना आसान नहीं होगा। प्रियंका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे रिवर सिटी से बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि उसे चिंता थी कि वे उसके भाई को भी निशाना बनाएंगे। वह ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसे अपना दुख सहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि थप्पड़ कभी न लगे, चाहे कुछ भी हो। बिल्ली ने तुम्हारी जीभ काट ली, मैं सही कह रही हूं, है ना? यह बहुत दुखद है कि तुम गरीब हो, लेकिन अमीर होने का दिखावा कर रही हो। क्या मजाक है? फिर भी तुम बहुत सुंदर हो। तो तुम एक अमीर आदमी से शादी क्यों नहीं कर लेती और यह सब खत्म कर देती? तब तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, है ना? भूमि अब ज्यादा ही बदतमीजी से बात कर रही थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह ठीक है, मैं तुम्हें परिचय कराना भूल गई। यह मेरा बॉयफ्रेंड संजय है। जानना चाहती हो कि वह कहाँ काम कर रहा है? मुझे यकीन है कि तुमने नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन के बारे में सुना होगा, है ना? नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन तुम्हारे दयनीय मैग्निफिसेंट ग्रुप से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मेरा संजय कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन में सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जो सालाना 5 मिलियन कमाता है। क्या तुम इस बारे में सोच सकती हो? भूमि अपनी बात जारी रखने ही वाली थी कि एक आलसी आवाज ने उसे रोक दिया। क्या सीएफओ? मैं तुम्हें एक यूएफओ बना दूंगा।
आवाज किसी और की नहीं, बल्कि विहान की थी। वह अब और बातचीत नहीं सुन सकता था। इतने साल बीत जाने के बाद भी भूमि सावंत वैसी ही बनी रही। उसे बोलने का मौका दो और वह स्वर्ग तक पहुंचने के लिए बकवास करेगी, जैसे कि वह दुनिया में हर किसी से ऊपर हो। वह कभी नहीं समझ सकता था कि उसके जैसे लोगों को आत्मविश्वास कहां से मिलता है। भूमि ने आखिरकार विहान की मौजूदगी को नोटिस किया। जब उसने उसके भाषण को बाधित किया, उसने उसे सिर से पैर तक देखा और कहा, ओह, मैं तुम्हारे बारे में भूल गई, तुम बेचारे। मैं बस यह सोचना शुरू कर रही थी कि तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। मुझे मत बताओ कि तुम कचरा इकट्ठा करने वाले हो। हमारे पास कार में मिनरल वाटर की एक बोतल है, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? भूमि और उसका बॉयफ्रेंड हंसे। विहान ने अपना सिर हिलाया। काफी आत्मविश्वास से भरे हुए उसने कहा, मैं एक चमत्कारी डॉक्टर हूं। एक चमत्कारी डॉक्टर जिसके पास जीवन और मृत्यु का फैसला करने की शक्ति है। उसके बोलने के बाद सभी लोग चुप हो गए। फिर वे जोर से हंसे। हाहा, प्रियंका, ओह प्रियंका, तुम्हें क्या एक दिलचस्प बॉयफ्रेंड मिल गया है? चमत्कारी डॉक्टर, जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाला। हा हा हा, मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। मैं खुद को हंसा हंसा कर मार डालूंगी। ओह, मेरा पेट दर्द कर रहा है। प्रियंका ने भी विहान की तरफ आंखें घुमाईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे सामने अपनी उस नौकरी का जिक्र करना ठीक है, बस किसी और के सामने नहीं। उसके दिमाग में उसके बनाए हास्यास्पद बैनर की छवि उभर आई। विहान ने अपने दिल में एक असहाय भावना के साथ अपनी नाक को छुआ। ऐसा क्यों था कि आजकल बताए जा रहे सच पर कोई विश्वास नहीं करता था? वह एक प्रामाणिक चमत्कारी डॉक्टर था। क्या विराट ओबेरॉय नाम का कोई आदमी नहीं था जो उसे खोजने के लिए पूरी दुनिया को तहस नहस कर रहा था? क्या उसे गवाही देने के लिए उस आदमी को घसीटना चाहिए? ओह, ठीक है। अगर विहान को सही याद है, तो ओबेरॉय परिवार के विराट ओबेरॉय ने नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन में सभी फैसले लिए थे। उस बारे में सोचते हुए विहान ने अचानक अपनी नजर भूमि के बॉयफ्रेंड पर घुमाई, जिसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। प्रियंका विहान को मिल रहे सभी अपमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने विहान को खींचने की कोशिश की। चलो चलते हैं, तुम्हारे कपड़े हम अब उन्हें नहीं लेंगे। हालांकि विहान ने उसकी बात नहीं मानी। उसने प्रियंका को गौर से देखा और पूछा, क्या तुम सच में मुझे ये कपड़े पहने हुए देखना चाहती हो? प्रियंका स्तब्ध रह गई। उसे अज्ञात कारणों से आसन्न विनाश की भावना बढ़ने लगी। पलक झपकते ही विहान कैशियर के पास गया, एक कार्ड निकाला और स्टोर अटेंडेंट से कहा, इसे पैक करो, कार्ड स्वाइप करो। प्रियंका का मुंह भय से खुला रह गया। क्या विहान अपना दिमाग खो बैठा था? वह कर रहा था। विहान के पास कितना पैसा था, इस बारे में प्रियंका से बेहतर कोई नहीं जानता था। वह अपना किराया देने में असमर्थ था। वास्तव में उसने उससे 3,000 रुपये उधार लिए थे। वह ऐसी चीज कैसे खरीद सकता था जिसकी कीमत कई लाख थी? इसके अलावा भूमि उन्हें पीछे से देख रही थी। अगर कार्ड फेल हो जाता तो वह उस पर सबसे क्रूर अपमान बरसा देती। विहान, ओह विहान, तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की? प्रियंका ने मन ही मन विलाप किया। कुछ देर तक जो कुछ चल रहा था उसे देखने के बाद स्टोर मैनेजर को एहसास हुआ कि विहान और प्रियंका के पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही स्टोर मैनेजर विहान के कार्ड स्वाइप करने के अनुरोध को ठुकराने वाला था, उसने गलती से अपनी आंख के कोने से विहान के हाथ में कार्ड देखा। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना द्वारा जारी किया गया वीआईपी ब्लैक कार्ड था। आप वीआईपी ब्लैक कार्ड के लिए तभी आवेदन कर सकते थे जब आपके पास 10 मिलियन से ज्यादा की बचत हो। अरमानी में 3 साल तक काम करने के बाद उसके लिए कार्ड को पहचानना मुश्किल नहीं था। उसने जल्दी से मुस्कुराया और विनम्रता से कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई सर। चूंकि आप चीन के औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक के सहयोग से वीआईपी ब्लैक कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम आपको इस पर मूल छूट के बाद 10% की छूट देंगे। यह सुनकर सभी के चेहरे बदल गए।
किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि विहान के हाथ में जो कार्ड है वह वीआईपी ब्लैक कार्ड होगा। भूमि आगे बढ़ी और आरोप लगाने वाले लहजे में बोली, मत सोचो कि तुम नकली कार्ड के साथ बच पाओगे। अगर लेन देन विफल हो गया तो तुम धोखाधड़ी के लिए जेल जाओगे। प्रियंका ने भी विहान को एक झटका दिया। उसने उत्सुकता से कहा, कार्ड वापस ले लो, हम अब जा रहे हैं। यह ठीक है, पुलिस स्टेशन भेजे जाने से बेहतर है कि अपमानित होना पड़े। विहान ने अपनी नजर प्रियंका पर घुमाई, जो अपने बाल नोचने वाली लग रही थी। विहान मुस्कुराया, क्या तुम्हें मुझ पर इतना कम भरोसा है? क्या मैं तुम्हें कंगाल लग रहा हूं? प्रियंका लगभग बेहोश हो गई। यह कोई मुद्दा नहीं था कि वह कंगाल लग रहा था या नहीं, वह निश्चित रूप से कंगाल था। इसके बाद जो हुआ वह सभी की उम्मीद से परे था। स्टोर मैनेजर को कार्ड देने के अलावा विहान ने गर्व से घोषणा की, इसे स्वाइप करे, बस इसे स्वाइप करे। इसके अलावा मुझे किसी छूट की आवश्यकता नहीं है। मुझसे मूल कीमत वसूले। यह आदमी, मेरे पास आज पैसे की कमी नहीं है। बहुत परवेणु, तो ठीक है, मैं आज के लिए एक परवेणु बन जाऊंगा। इस समय स्टोर मैनेजर अचंभित होकर चुप हो गया। स्टोर मैनेजर के रूप में अपनी सेवा के सभी वर्षों में उसने कभी भी विहान जैसा अजीब ग्राहक नहीं देखा था। एक ग्राहक जिसने छूट पर मना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ग्राहक जिसने मूल कीमत चुकाने पर जोर दिया। उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या यह ग्राहक, जिसे उसने शुरू में अमूल्य समझा था, वास्तव में पागल था। फिर भी उसके निर्देशों का पालन करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। सर, कृपया अपना पासवर्ड दर्ज करें। भूमि ने यह मानने से इनकार कर दिया कि सस्ते कपड़े पहने हुए आदमी के पास इतने पैसे हो सकते हैं। उसने चिढ़ाते हुए कहा, बेटे, मैं तुम्हें पासवर्ड दर्ज करते हुए देखना चाहती हूं। हम देखेंगे कि तुम्हारे जैसे बेचारे यह खेल खेल सकते हैं या नहीं। फिर वह तेजी से प्रियंका की ओर मुड़ी। प्रियंका, ओह प्रियंका, तुमने इस आदमी को कहां से उठाया? तुम्हारा स्वाद बहुत खराब है, मैं तुम्हें बता रही हूं। मुझे 5 साल पहले मल्होत्रा परिवार के उस बेकार कचरे पर तुम्हारे छोटे से क्रश के बारे में सब पता है। और मल्होत्रा परिवार की घटना के बाद तुमने उन सभी को दफना दिया। मैं बहुत उलझन में हूं। मल्होत्रा परिवार के उस बेकार के टुकड़े में इतनी अच्छी बात क्या है? मैंने सोचा था कि उस बेकार के आदमी के मरने के बाद तुम्हारा स्वाद सुधर जाएगा। कौन उम्मीद कर सकता था कि इतने सालों बाद भी तुम वैसी ही रहोगी? अपने बगल में उस आदमी को देखो, उसमें क्या अच्छाई है? फिर तुम अपना शरीर क्यों नहीं बेचती? तुम्हारे ग्राहक इस आदमी से भी बेहतर निकल सकते हैं। भूमि ने जितने ज्यादा शब्द बोले, वह उतनी ही ज्यादा बेकाबू होती गई। प्रियंका की आंखों में आंसू बहने लगे। प्रियंका शायद सबको इस तरह से अपने ऊपर हावी होने दे, लेकिन वह कभी किसी को भी दिवंगत मल्होत्रा परिवार के बारे में बुरा बोलने की इजाजत नहीं देगी। प्रियंका ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके नाखून उसकी हथेली के मांस में धंस गए और कट से खून बहने लगा। दूसरी ओर भूमि चिल्लाती रही, प्रियंका, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे वेश्यावृत्ति के धंधे के लिए ग्राहकों को रेफर करूं? भूमि अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसके चेहरे पर एक काली छाया चमक उठी। उसके जवाब देने से पहले ही सभी ने एक जोरदार थप्पड़ सुना। विहान की हथेली सीधे उसके चेहरे पर आ गिरी। उस थप्पड़ ने भूमि को जमीन पर गिरा दिया, यहां तक कि भूमि के मुंह से एक दांत भी उड़ गया। मैं तुम्हारे इस मुंह पर बहुत समय से थप्पड़ मारना चाह रहा था। अगर तुम औरत नहीं होती तो शायद तुम बहुत पहले ही मर चुकी होती। विहान की आवाज बेहद ठंडी थी। ये ऐसी ठंडक थी जो उनकी अस्थि मज्जा तक पहुंच गई। उसने बहुत समय पहले ही उसे थप्पड़ मारने का इरादा कर लिया था। अगर प्रियंका की लगातार आपत्ति न होती तो यह कुतिया अब बोलती ही नहीं। उसके जैसे लोग अगर सिर्फ बर्दाश्त किए जाए तो वे स्थिति का फायदा उठाएंगे और भी बदतर हो जाएंगे। पिछले 5 सालों में जब विहान जीवन और मृत्यु के बीच भटक रहा था, वह इस समझ पर पहुंच गया था कि दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी ने भी ऐसा होते नहीं देखा।
किसी को भी नहीं लगा कि विहान उसे कहीं से भी मार देगा। उसने सबके सामने एक महिला को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया था। हालांकि प्रियंका को यह दृश्य देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन जब भी वह इसके परिणामों के बारे में सोचती तो उसका दिल धड़क उठता। लानत है, वे बर्बाद हो चुके थे। उसे एक आभास हुआ, हर बार जब वह विहान को बाहर लाती तो वह हमेशा पागल हो जाता। इस आदमी की डिक्शनरी में सहन शब्द ही नहीं था, वहां सिर्फ एक निडर आदमी का भयानक गुस्सा था। कुछ दिन पहले उसने रिवर सिटी के राठौड़ परिवार को सबक सिखाया और उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। अगर उसने आत्मरक्षा के लिए ऐसा नहीं किया होता तो विहान को निश्चित रूप से मौत का सामना करना पड़ता। हालांकि इस बार ऐसा नहीं कहा जा सका, क्योंकि विहान ने ही इसकी शुरुआत की थी। प्रियंका के दिल में भावनाओं की एक उथल पुथल मच गई। भूमि चेतना में लौट आई। अस्त व्यस्त बालों के साथ वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, विहान की ओर एक उंगली बढ़ाई और एक पागल व्यक्ति की तरह दहाड़ते हुए बोली, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? किसी ने मुझे पहले कभी नहीं मारा, मेरे जीवन काल में एक बार भी नहीं, किसी ने नहीं, मेरा विश्वास करो। इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाती, कार्ड रीडर ने स्पष्ट और तीखी आवाज में घंटी बजाई। लेन देन सफल रहा। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे साथ खरीदारी करके अच्छा समय बिताया होगा। यह वह क्षण था जब वहां सब एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। प्रियंका अपने रास्ते पर जम गई। भूमि सावंत भी उसी तरह स्तब्ध थी, अपने चेहरे पर दर्द को भूल गई। एक सफल लेनदेन, यह कोई छोटी रकम नहीं थी। इसकी कीमत आसानी से एक कर्मचारी की सालों की आय के बराबर हो सकती है। कचरा इकट्ठा करने वाला, क्या वह कचरा इकट्ठा करते समय वीआईपी ब्लैक कार्ड ले सकता था? फिर बिना चेहरे पर एक भी मुस्कान लाए कुछ 100,000 का भुगतान कर सकता था? असंभव। यह नकली होना चाहिए। तुमने पहले से ही स्टोर के साथ मिली भगत की होगी, अन्यथा तुम भुगतान कैसे कर सकते हो? भूमि ने आक्रामक तरीके से आरोप लगाया, जो कि चीखने चिल्लाने जैसा था। अरमानी स्टोर मैनेजर के चेहरे पर भाव तब गहरा गए जब उसने भूमि को उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए सुना। मिस, अरमानी एक अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड है। हम ऐसा क्यों करेंगे? यदि आप हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना जारी रखती हैं, तो हमें आपको ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार है। भूमि को उम्मीद नहीं थी कि हर कोई उस पर उंगली उठाएगा। वह जल्दी से संजय की ओर मुड़ी और विनती की, संजय, वे सभी मुझ पर हमला कर रहे हैं। तुम एक आदमी हो, क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? संजय ने सिर हिलाया। उसने भूमि की पीठ थपथपाई और स्टोर मैनेजर को नाम कार्ड देने के लिए आगे बढ़ा। मैं नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन का मुख्य वित्तीय अधिकारी हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन और अरमानी के बीच सहयोग कुछ ही दिनों पहले स्थापित हुआ था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से सहयोग प्रभावित हो। तुम्हारी कम तनख्वाह से यह सब नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इस आदमी ने सार्वजनिक रूप से किसी पर हमला किया और उसने यह तुम्हारे स्टोर में किया। तुम्हें उन दोनों को बाहर निकालने का अधिकार है। इसके बाद मैं अपने वकील से इस मामले को भी निपटवाऊंगा। संजय उसके बाद सभी को देखने के लिए सीधा खड़ा हुआ। वह अपनी शक्ति के प्रदर्शन का आनंद ले रहा था। अपनी आंखों के कोने से उसने प्रियंका को घूरते हुए सोचा कि कपड़ों के नीचे उसका खूबसूरत शरीर कैसा लग रहा है। संजय ने इस मुद्दे को सुलझाने के बाद इस महिला की वीचैट आईडी मांगने की योजना बनाई। शायद अगर वह पैसे का एक गुच्छा फेंकता तो वह उसे बिस्तर पर ले जा सकता था। फिर वह जितना चाहे उतना मजा कर सकता था। संजय की धमकी सुनकर स्टोर मैनेजर चौंक कर चुप हो गया। नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन और अरमानी के बीच सहयोग वास्तव में एक सप्ताह पहले ही स्थापित हुआ था। अगर उसने डील को बर्बाद करने के लिए कुछ भी किया तो परिणाम उसके लिए बहुत भयानक होंगे। स्टोर मैनेजर को उस आदमी के नाम कार्ड पर लिखी जानकारी की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं था। उसका गर्वपूर्ण व्यवहार उसके सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित था। यह एक विशाल निगम में उच्च पद वाले व्यक्ति का व्यवहार था।
वह भूमि के पास गया और झुककर माफी मांगी। मुझे बहुत खेद है मिस, मुझे नहीं पता था कि मैं अभी किससे बात कर रहा था। भूमि ने विहान और प्रियंका की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बेचारे और वेश्या को अभी बाहर भेजो। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, उसके चेहरे पर एक और तमाचा पड़ा। विहान ने नहीं बल्कि इस बार प्रियंका ने ऐसा किया। उसने अपना धैर्य खो दिया था। इस तरह की परिस्थितियों में प्रियंका हमेशा पीछे हटती रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह आसानी से हार मानने वाली थी। दुनिया की कौन सी महिला वेश्या होने का अंतहीन अपमान सह पाएगी? विहान प्रियंका की हरकत पर सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। सिर्फ इसलिए कि प्रियंका एक महिला थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे नम्र होना चाहिए और सबको अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। इस तरह के परेशान करने वाले चरित्र से निपटने के लिए एक महिला को सख्त होना ही पड़ता है। संजय को अपना मौका दिख गया। वह आगे बढ़ा और प्रियंका से बोला, मिस, किसी को मारना सही नहीं है। रिवर सिटी के पुलिस स्टेशन में मेरे कुछ रिश्तेदार और दोस्त हैं। आपकी हरकत से आपको कुछ दिन और ठहरने की गारंटी मिल सकती है, लेकिन यह देखते हुए कि तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आज रात तुम हिल्टन होटल आओगी और मेरे साथ ड्रिंक्स के लिए चलोगी। ऐसा करो और मैं तुम्हें छोड़ देने के बारे में सोचूंगा। उसकी कामुक मुस्कान सभी से छिपी हुई थी। हालांकि प्रियंका ने उसके इरादों को समझ लिया। वह ठीक से जानती थी कि उसका क्या मतलब है। उसने अपना मुंह खोला और उसे केवल दो शब्द कहे, भाड़ में जाओ। संजय को उम्मीद नहीं थी कि ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली एक छोटी सी कंपनी का कोई व्यक्ति उसे इस तरह से अस्वीकार कर देगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो बस इंतजार करो और देखो कमीनो, आज से मैं नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन की ओर से मैग्निफिसेंट ग्रुप पर दबाव डालूंगा। हम देखेंगे कि तुम रिवर सिटी में कितने समय तक टिक पाते हो। संजय के हाव भाव भयानक रूप से क्रूर थे। उसे सत्ता में होने की भावना से प्यार हो जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। फिर भी उसके गर्व के पल थोड़े समय के लिए ही थे। किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंक दिया। उसके पीछे से एक स्थिर आवाज गूंजी, कितनी महत्वाकांक्षी भावनाएं। आज मैं, विराट ओबेरॉय, यह पता लगाना चाहूंगा कि कौन मेरे नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन का इस्तेमाल चमत्कारी डॉक्टर विहान को परेशान करने के लिए कर रहा है। संजय ने जब आवाज सुनी तो वह वहीं स्तब्ध रह गया। वह अच्छी तरह जानता था कि यह आवाज किसकी है। आधे साल पहले उसे अपने दफ्तर में लगभग हर दिन यह आवाज सुननी पड़ती थी। यह विराट ओबेरॉय की आवाज थी, नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन के संस्थापक। पूरे नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन में उनका अस्तित्व निर्विवाद है। हालांकि एक लाइलाज बीमारी का पता चलने के बाद विराट ओबेरॉय ने दफ्तर में आना बंद कर दिया। कॉरपोरेशन के सभी निदेशकों को लगता था कि नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन विरासत की लड़ाई में उलझ जाएगा और अध्यक्ष का पद विराट ओबेरॉय के बच्चों को मिल सकता है। जहां तक संजय के सीएफओ के पद की बात है, तो वह अपने पिता की बदौलत ही ऐसा कर पाया। जब कॉरपोरेशन में हर कोई घबराने लगा, तो उसके पिता ने कॉरपोरेशन में ज्यादा शेयर हासिल करने के लिए संजय को आगे की पंक्ति में धकेल दिया। संजय को पता था कि वह कभी भी अपने दम पर यह पद नहीं पा सकता था। अब असली मालिक सामने आ गया था। संजय की पीठ पसीने से भीगी हुई थी। संजय धीरे धीरे अपनी पीठ के बल पलटा। जब वह तांग पोशाक पहने हुए आदमी के सामने आया, तो उसे लगा कि उसकी आखिरी आत्मा उससे बच गई है। वह विराट ओबेरॉय था। क्या वह मरा नहीं था? क्या वह वापस जीवित हो गया था? क्या वह कोई व्यक्ति था या आत्मा? अंकल ओबेरॉय, आप यहां क्यों आए? मैंने सुना है कि आप बीमार थे, है ना? अभी अभी जो भी अहंकार था, वह न्यूनतम सीमा में दबा दिया गया था। उसकी मुस्कान में चापलूसी के संकेत भी थे। विराट ओबेरॉय ने ठंडे स्वर में कहा, हम्फ, अगर मैं यहां एक सेकंड भी देर से पहुंचा, तो मुझे यकीन है कि कोई मेरे पूरे जीवन के काम को बर्बाद कर देता। संजय की मुस्कान जम गई, लेकिन उसने फिर भी अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। उसने विनम्रता से कहा, अंकल ओबेरॉय, आप फिर से मजाक कर रहे हैं। ये सही है। क्या आप यह देखने आए हैं
कि अरमानी के साथ डील कैसी चल रही है। संजय ने शुरू में सोचा था कि विराट ओबेरॉय संजय को शर्मिंदा करने से पीछे हटेंगे क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से बाहर थे। फिर भी संजय बहुत निराशा और आश्चर्य में था जब विराट ओबेरॉय ने जोर से दूर हटो कहकर संजय का हाथ दूर कर दिया। फिर विराट ओबेरॉय दूसरी दिशा की ओर भाग गए। विराट ओबेरॉय जिस दिशा में जा रहा था उसे देखते हुए वहां केवल 3 लोग खड़े थे, विहान, प्रियंका और भूमि। प्रियंका और भूमि दोनों असमंजस की स्थिति में थे। नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का यहां आने का क्या कारण था? क्या वह संजय की मदद करने के लिए यहां आया था? विराट ओबेरॉय को अपनी ओर आते देख भूमि ने इसे उसे सांत्वना देने का प्रयास समझा। खुश होकर वह जल्दी से अपने और विराट ओबेरॉय के बीच की दूरी को कम करने लगी। अंकल ओबेरॉय, मैंने संजय से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वास्तव में आपको व्यक्तिगत रूप से हमारे पास आने की जरूरत नहीं थी। हम इन दोनों से खुद ही निपट सकते हैं। मैं अपने परिवार को बाद में इस बारे में बताऊंगी। तब तक उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। बोलने के बाद भूमि सावंत ने प्रियंका को एक बुरी नजर से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे भूमि की आंखें प्रियंका पर चिल्ला रही थीं। यही सत्ता का असली अर्थ है। प्रभाव ऐसे ही काम करता है। तुम्हारे जैसी बेचारी इस भावना को कभी नहीं समझ पाएगी। प्रियंका के पैर कांपने लगे। वह जानती थी कि इस घटना ने बहुत सारे अवांछित ध्यान आकर्षित किए हैं। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विराट ओबेरॉय व्यक्तिगत रूप से दिखाई देगा। अगर नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया और उनके लिए रिवर सिटी में रहना मुश्किल कर दिया, तो विहान और वह यहां जीवित नहीं रह पाएंगे। जब सभी लोग एक अव्यक्त समझौते में व्यस्त थे, विराट ने भूमि को पीछे छोड़ दिया और सीधे विहान की ओर बढ़ गया। उसका हमेशा की तरह कठोर चेहरा अब मुस्कुराहट से भरा हुआ था। उसने विहान से सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर विहान, मैंने आपको आखिरकार खोज लिया है। अगर आप अभी भी छिपे हुए होते तो मैं शायद मर चुका हूंगा। विराट ओबेरॉय के हर शब्द ने सभी को एक तरह की पूर्ण चुप्पी में डाल दिया। जब तक कि गिरने वाली सुई की आवाज आसानी से सुनी जा सकती थी, सभी की आंखें फटी रह गईं। विराट ओबेरॉय ने वास्तव में बोलने के लिए एक धीमी और विनम्र आवाज का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह विहान की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा उसने एक सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। मिस्टर विहान, आप? विराट ओबेरॉय जैसा बड़ा आदमी एक युवा व्यक्ति से इतने विनम्र तरीके से क्यों बात करेगा? इसके अलावा विराट ओबेरॉय विहान को हर जगह ढूंढ रहा था। अगर वह विहान को नहीं ढूंढ पाया तो वह मर जाएगा। क्या यह बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं थी? इस दृश्य ने प्रियंका को बहुत प्रभावित किया। वह विहान के बगल में खड़ी थी और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। मुंह में लार भरकर वह वहीं स्तब्ध रह गई। प्रियंका की आंखें विहान पर टिकी हुई थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हो रहा है। क्या वह हाल ही में रिवर सिटी नहीं आया था? वह विराट ओबेरॉय जैसे प्रभावशाली लोगों को कैसे जान पाया? एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि विहान विराट ओबेरॉय से इतने विनम्र तरीके से बात करवा सकता था। इस समय उसे लगा कि कोहरे की एक परत विहान को ढंक रही है, जो उसे देखने से रोक रही है कि वह वास्तव में कौन है। भूमि अनजाने में पीछे हट गई। उसने अपनी आंखें रगड़ी और सोचा कि क्या वह सब कुछ गलत तरीके से देख रही है। फिर भी वास्तविकता ने भूमि को एक कठोर थप्पड़ मारा। यह आदमी विराट ओबेरॉय को क्यों जानता होगा? असंभव, बिल्कुल असंभव। हर कोई विहान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। यह एकमात्र चीज थी जो सब कुछ समझा सकती थी। कुछ सेकंड बीत गए। फिर विहान ने विराट ओबेरॉय को देखा और कहा, मैंने तुम्हें, ओबेरॉय परिवार को, एक मौका दिया। तुमने इसकी सराहना नहीं की। विराट ओबेरॉय को उम्मीद नहीं थी कि विहान को मनाना इतना मुश्किल होगा। उसने संकोच से कहा, मेरे बच्चों को अच्छी तरह से न पढ़ा पाना मेरी गलती है मिस्टर विहान। आज मैं अपने बेटे के शर्मनाक बहाने के लिए आपसे माफी मांगूंगा। ऐसा कहने के बाद विराट ओबेरॉय ने घूमकर कोने में बैठे उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, लोकेश, यहां आओ और मिस्टर विहान से माफी मांगो, हालांकि बेहद शर्मिंदा।
लोकेश ओबेरॉय उस कोने से बाहर निकल आया जहां वह छिपा हुआ था जब उसने अपने पिता की चिल्लाने की आवाज सुनी। वह सिर झुकाए विहान के सामने खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मिस्टर विहान के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। लोकेश ओबेरॉय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके दिल में गुस्सा जल रहा था, लेकिन वह आखिरकार अपने घुटनों पर बैठ गया। मिस्टर मल्होत्रा, मैं उस दिन गलत था। कृपया मुझे माफ करें। उसके पास घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने मना कर दिया तो मौत अपरिहार्य होगी। कुछ दूरी पर संजय ने लोकेश ओबेरॉय को पूरी तरह से सदमे में घुटने टेकते देखा। वह अच्छी तरह से जानता था कि लोकेश ओबेरॉय का व्यक्तित्व कैसा था, क्योंकि वे एक साथ बड़े हुए थे। लोकेश ओबेरॉय कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा और वह कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। हालांकि संजय कैसे समझा सकता था कि अभी उसकी आंखों के सामने क्या चल रहा था। उसकी नजर धीरे धीरे विहान की ओर मुड़ गई। उसे एक आसन्न कयामत का एहसास हुआ। संजय को डर था कि कहीं वह अपने दिखावटीपन में हद से ज्यादा आगे न बढ़ गया और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज न कर दिया। क्या यह हो सकता है कि वह लड़का चियांगन प्रांत से आया था, या वह किसी बड़े परिवार से था? अगर ऐसा था तो वह मर चुका था। संजय के विचारों ने उसके घुटनों तक को हिला दिया। इस बीच पूरी घटना में मुख्य भूमिका निभाने वाले विहान ने घुटने टेके लोकेश ओबेरॉय पर अपनी ठंडी नजर घुमाई और उसे अनदेखा कर दिया। उसने अवाक प्रियंका को थपथपाया और कहा, चलो चलते हैं। दूसरी मंजिल पर महिलाओं के कपड़ों का विभाग है। चलो तुम्हारे लिए भी कुछ लेते हैं। आज मेरे पास खर्च करने के लिए बहुत पैसे हैं। यह कहकर उसने लोकेश ओबेरॉय और विराट ओबेरॉय को वहीं छोड़ दिया जहां वे खड़े थे और प्रियंका को लेकर चला गया। स्टोर मैनेजर समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ था। वह अपने जीवन में अनगिनत घमंडी लोगों से मिल चुका था, लेकिन इस समय उनमें से कोई भी इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह खुद को क्या समझता था? वह जितने लोगों को जानता था, उनमें से उसे विराट ओबेरॉय से ज्यादा आक्रामक कोई नहीं लगा। विहान के जाने के बाद विराट ओबेरॉय को खुद पर काबू आया। एक उदास भाव के साथ उसने अपने बेटे के शरीर पर एक लात मारी। देखो तुमने क्या किया। अगर हम आज मिस्टर विहान को सहमत नहीं कर पाए तो तुम्हें फिर कभी उठना नहीं पड़ेगा। इतना कहने के बाद वह संजय की ओर देखने के लिए मुड़ा और चिल्लाया, संजय, क्या तुमने अभी मिस्टर विहान को नाराज किया? यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता के अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम आज अपना सामान पैक करो और चले जाओ। और तुम्हारे पिता, हरीश, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम दोनों को कंपनी के कोई शेयर नहीं लेने दूंगा। चले जाओ। जब ऐसा लगा कि विराट ओबेरॉय ने अपनी भड़ास निकाल ली है, तो उसने कुछ गहरी सांसें ली और जल्दी से विहान के पीछे चल पड़ा। सभी लोग उसका पीछा करने लगे। विराट ओबेरॉय ने सभी को डांटा, मेरे पीछे आने के बारे में सोचना भी मत। तुम सब बेकार के कमीने हो। विराट ओबेरॉय के जाने के बाद भूमि अपनी तंद्रा से अचानक जाग उठी और संजय का हाथ खींचा। संजय, हमें क्या करना चाहिए? भूमि की आवाज इतनी चुलबुली थी कि संजय अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने हाथ उठाया और भूमि को एक ठंडा जोरदार थप्पड़ मारा। यह सब तुम्हारी गलती है कुतिया। तुम ही कारण हो कि मैंने सब कुछ खो दिया। तुमने मुझसे यह पूछने की हिम्मत कैसे की कि आगे क्या होगा? क्या तुम मरना चाहती हो? एक गड्ढा खोदो और खुद को दफना दो। मानो यह काफी नहीं था, संजय ने भूमि को एक लात मारी। मैं तुम्हें बता रहा हूं भूमि, बेहतर होगा कि तुम अपनी कृपालु आंखें अपने पास रखो। कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यहां से चली जाओ। भूमि का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई थी। वह जानती थी कि संजय के साथ अब कोई भविष्य नहीं होगा। उसने मान लिया था कि स्पोर्ट्स कार और घरों के रूप में संजय के सभी उपहार भी वापस ले लिए जाएंगे। भूमि ने विहान और प्रियंका के जाते हुए सिलहूट को बहुत देर तक घूरा, अपनी मुट्ठियां भींच ली। यह सब उनकी गलती थी। अगर यह इन दोनों की वजह से नहीं था, तो वह सब कुछ कैसे खो सकती थी? बचपन से ही
भूमि सोचती थी कि वह कुलीन है। उसकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि प्रियंका जैसी सिंड्रेला जैसी जिंदगी जीने वाले किसी व्यक्ति की तुलना की जा सके। भूमि प्रियंका के अच्छे लुक्स और फिगर से ईर्ष्या करती थी। वह इस घृणित महिला का मजाक उड़ाने का मौका नहीं खोना चाहती थी। 5 साल पहले भी यही था और 5 साल बाद भी यही होगा। हालांकि वह यह समझने में विफल रही कि प्रियंका उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। भूमि को उत्सुकता थी कि आखिर वह आदमी कौन था जो प्रियंका के साथ आया था। भूमि को उत्सुकता थी कि आखिर वह आदमी कौन था जो प्रियंका के साथ आया था। वह कौन था जिसने रिवर सिटी के ओबेरॉय परिवार विराट ओबेरॉय का सिर अपनी मर्जी से झुका दिया। क्या विराट ओबेरॉय ने उसे मिस्टर मल्होत्रा नहीं कहा था? क्या मल्होत्रा उसका उपनाम था? चियांगन प्रांत में कोई मल्होत्रा परिवार नहीं था, है ना? तो क्या रिवर सिटी में कोई मल्होत्रा परिवार था? बल्कि असंभव भी। रुको, मल्होत्रा परिवार था जिसका नरसंहार हुआ था। अचानक भूमि के दिमाग में एक नाम आया, विहान मल्होत्रा। मल्होत्रा परिवार का वह कचरा, वही जिसका नंदिनी रावत के सामने प्रेम स्वीकारोक्ति ने उसे अपमान की अंतहीन गहराई में धकेल दिया था। फिर उस आदमी के साथ प्रियंका के संबंधों को ध्यान में रखते हुए शायद वह रहस्यमय आदमी वास्तव में विहान मल्होत्रा था। जैसे ही भूमि निष्कर्ष पर पहुंची, उसका मुंह खुला रह गया और उसकी पुतलियां भय से चौड़ी हो गईं। विहान मल्होत्रा मरा नहीं? ये कैसे संभव है? और वह वापस आ गया है? एक अंतहीन विराम के बाद भूमि ने अपने सदमे को दबा लिया और तुरंत अपना फोन हाथ ले लिया। निर्णायक उंगलियों से उसने एक फोन नंबर पर कॉल किया जो एक ही समय में अजीब और परिचित दोनों था। आखिरकार कॉल कनेक्ट हो गई। फोन के दूसरी तरफ से गर्मजोशी से रहित आवाज बोली, तुम्हें क्या चाहिए? नंदनी, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या है? बोलो। फोन के दूसरी तरफ मौजूद महिला अधीर लग रही थी। मुझे लगता है कि मैंने विहान मल्होत्रा को देखा है। क्या? भूमि ने फोन से किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे फोन जमीन पर गिर गया हो। थोड़ी देर बाद एक महिला की आवाज जारी रही, कौन विहान मल्होत्रा? सीनियर हाई स्कूल से हमारा सहपाठी, वो बेकार मल्होत्रा? लगता है पसंद है, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है। 2 घंटे में रावत परिवार के घर आ जाओ। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। विहान ने प्रियंका को मॉल में करीब 1 घंटे तक घुमाया और उसके लिए करीब 5 या 6 ड्रेसेस खरीदी, यह कहने के बावजूद कि यह अनावश्यक था। जैसे ही प्रियंका ने महिलाओं के कपड़ों के विभाग में कदम रखा, उसकी आंखें सूरज की तरह चमक उठीं। सुंदर कपड़ों के लिए उसके मन में कोई प्रतिरोध नहीं था। फिर भी प्रियंका ने पूरी यात्रा के दौरान केवल छूट वाले कपड़े ही चुने। खरीदारी की होड़ में विहान को केवल 1 या 2 हजार रुपए खर्च करने पड़े। विहान ने प्रियंका से कई बार कीमतों को अनदेखा करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। इसलिए विहान के पास प्रियंका को अपनी मर्जी से चुनने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस उम्र और समय में उसके जैसी महिलाएं मिलना लगभग असंभव है, विहान ने खुद से सोचा। पूरे समय के दौरान विहान ने देखा कि विराट ओबेरॉय उनका पीछा कर रहा था। विराट ओबेरॉय अक्सर ऐसा लग रहा था कि वह बोलने वाला था, लेकिन अंत में उसने अपने शब्दों को निगल लिया। विहान ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और विराट ओबेरॉय को अपनी मर्जी से उनका पीछा करने दिया। विहान का मानना था कि मौत के कगार पर खड़ा आदमी लहर पैदा करने जितना कुछ नहीं कर सकता। खरीदारी का मजा खत्म होने के बाद विहान और प्रियंका लिफ्ट से कार पार्किंग में उतरे। जब उन्हें अपनी कार मिल गई और वे अपने कपड़े कार में रखने ही वाले थे, तो उन्होंने देखा कि विराट ओबेरॉय कपड़ों का ढेर लेकर आ रहा है। तुम यहां क्यों हो? विहान स्पष्ट रूप से नाराज था। उसने अपनी भौहें सिकोड़कर नाराजगी जताई। विराट ओबेरॉय ने एक अजीब सी हंसी निकाली और कपड़े प्रियंका की कार में रखने लगा। फिर उसने विनम्रता से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा है। मैं यहां आपके लिए नहीं आया हूं, मैं यहां इन महिला के लिए आया हूं। प्रियंका ने एक अजीब सी उंगली से खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा, प्रेसिडेंट ओबेरॉय, आप मुझे ढूंढ रहे हैं?
विराट ओबेरॉय ने एक बैंक कार्ड निकाला और गंभीर लहजे में कहा, मिस, चूंकि आप जानती हैं कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं अपना परिचय देने की परेशानी से बचूंगा। सच में, इस बार यहां आने का मेरा उद्देश्य आपको मेरे कर्मचारियों द्वारा आपके साथ किए गए अशिष्ट व्यवहार के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना है। ये सब मेरी गलती है कि मैंने उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित नहीं किया। ये नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन की ओर से आभार का प्रतीक है। कृपया इसे ले लें। एक नजर में प्रियंका को पता चल गया कि बैंक कार्ड में $5 मिलियन से कम नहीं होने चाहिए। हालांकि वह कभी भी इस तरह से कहीं से भी आए पैसे को स्वीकार नहीं करेगी। भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी कुछ भी नहीं खोया है, इसलिए आप इसे वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति ओबेरॉय। प्रियंका ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। प्रियंका का इनकार विराट ओबेरॉय की उम्मीदों के मुताबिक था। उसने बैंक कार्ड निकाला और उन कपड़ों की ओर इशारा किया जो उसने अभी कार में रखे थे। चूंकि आप मेरे पैसे लेने से इनकार करती हैं, तो आप ये कपड़े स्वीकार करेंगे जो मैंने आपके लिए आकस्मिक रूप से चुने हैं। मुझे उम्मीद है वे महंगे नहीं हैं। मुद्दा यह है कि भले ही आप उन्हें मुझे वापस कर दें, मुझे उनका कोई उपयोग नहीं होगा। प्रियंका ने अपना ध्यान कपड़ों की ओर लगाया। जल्द ही उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। ये सभी कपड़े थे जिन्हें फिटिंग रूम में पहनने के बाद वह खुश थी। फिर भी उसने उन्हें नहीं खरीदा, क्योंकि वह विहान के पैसे व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहती थी। वास्तव में जब प्रियंका और विहान कार में पहुंचे तो उसे थोड़ा अफसोस हुआ। कौन जानता था कि विराट ओबेरॉय ने हर एक टुकड़ा बिना चुके खरीदा था। यह स्पष्ट था कि प्रियंका प्रसन्न थी, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। मुझे खेद है राष्ट्रपति ओबेरॉय, मुझे इनकी भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपके दयालु इरादों की सराहना करती हूं। विहान ने देखा कि प्रियंका कितनी प्रसन्न थी, इसलिए उसने कहा, चूंकि राष्ट्रपति ओबेरॉय बहुत विचारशील है, तो तुम उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करती प्रियंका? वह वैसे भी एक आदमी के रूप में उन कपड़ों को नहीं पहन सकता। कहने की जरूरत नहीं है, विराट ओबेरॉय के पास खुद को इस वर्तमान स्थिति में लाने के लिए पर्याप्त चालें थीं। विराट ओबेरॉय जानता था कि वह विहान से बात करने में असमर्थ था, इसलिए उसने प्रियंका के माध्यम से अपना काम शुरू कर दिया था। जब वे खरीदारी करने गए तो विराट ओबेरॉय ने प्रियंका की वास्तविक रुचि की वस्तुओं को देखने में कामयाबी हासिल की। विराट ओबेरॉय की गहरी नजर से विहान प्रभावित हुआ, लेकिन प्रियंका कुछ कहने ही वाली थी कि विहान ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। कार स्टार्ट करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आता हूं। ठीक है। प्रियंका के कार में बैठने के बाद विहान ने कोई बात नहीं की। उसने विराट ओबेरॉय से कहा, इस बार मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मैं कल सुबह 9 बजे ओबेरॉय परिवार के घर आऊंगा। साथ ही तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। मेरे जीवन या मेरे आसपास के लोगों को परेशान मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी भी वापस ले सकता हूं। ओह, और इलाज के दूसरे चरण के लिए मैं तुमसे 80 मिलियन चार्ज कर रहा हूं। विहान के शब्दों को सुनकर विराट ओबेरॉय का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसकी आंखों के आसपास लालिमा छाने लगी। कोई भी समझ नहीं पाया कि उस समय विराट ओबेरॉय पर क्या भावनाएं हावी हो गई थीं। वह विहान के पीछे 1 घंटे तक घूमता रहा, बस उसे यह कहते हुए सुनने के लिए। मिस्टर मल्होत्रा के शब्दों का मतलब था कि उसने, विराट ओबेरॉय ने, जीने का अधिकार वापस पा लिया था। धन्यवाद मिस्टर मल्होत्रा, धन्यवाद। आप मेरे माता पिता के पुनर्जन्म हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो ओबेरॉय परिवार के लोग हमेशा आपकी सेवा में मौजूद रहेंगे। यह वाक्य विराट ओबेरॉय के दिल की गहराइयों से निकला था। विहान ही वह था जिसने विराट ओबेरॉय को उसकी जिंदगी लौटाई थी। विराट ओबेरॉय को जीने के लिए विहान के सिर से सिर्फ एक इशारे की जरूरत थी। विहान ने विराट ओबेरॉय को अनदेखा किया। उसने बस कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। जल्द ही कार मायरीड लिंक्स स्क्वायर की बेसमेंट पार्किंग से गायब हो गई।
विराट ओबेरॉय को पीछे छोड़ते हुए, जो चुपके से अपने अपाठ्य चेहरे से आंसू पोंछ रहा था। रिवर सिटी, सोनोरस कॉल्स लेक। शांत वातावरण के बीच, झील के बीच में एक विशाल हवेली है। रिवर सिटी का प्रसिद्ध ग्रीन लेक माउंटेन हवेली के पीछे स्थित है। यह कहा जा सकता है कि हवेली में पूरे रिवर सिटी में सबसे अच्छा वास्तु था। बेशक, एक और महत्वपूर्ण कारण था। सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक यहां रहता था, रिवर सिटी का रावत परिवार। रिवर सिटी में रावत परिवार का इतिहास मिंग राजवंश से जुड़ा हुआ है, जहां रावत परिवार के पूर्वज मिंग राजवंश में एक जनरल थे। वह एक बार अकेले युद्ध में गए और अपने लगभग हजारों दुश्मनों को मार डाला। फिर वह युद्ध को पीछे हटाने में कामयाब रहे। युद्ध के बाद से रावत परिवार का नाम समृद्ध हुआ। हालांकि समय के साथ रावत परिवार का धीरे धीरे पतन होता गया, फिर भी वे रिवर सिटी के 4 महान परिवारों में अपना स्थान बनाए रखने में कामयाब रहे। यहां उनकी स्थिति को चुनौती नहीं दी गई। वर्तमान में एक युवती रावत परिवार की हवेली के आंगन में पौधों को पानी दे रही थी। वह युवती बेहद खूबसूरत थी। उसने काले रंग का टाइट टैंक टॉप और कैजुअल सफेद पैंट पहना था, जिससे उसका लंबा और पतला फिगर उभर कर सामने आ रहा था। वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। युवती रावत परिवार की बेटी थी, नंदनी रावत। जब नंदनी पौधों को पानी दे रही थी, तो उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी। रिवर सिटी से मल्होत्रा परिवार के खात्मे के बाद से उसे अक्सर बुरे सपने आते थे। एक खून से लथपथ युवक अक्सर उसके सपनों में दिखाई देता था, और उसका चेहरा साफ साफ न देख पाने के बावजूद उसे यकीन था कि वह युवक विहान मल्होत्रा है। विहान मल्होत्रा, वही व्यक्ति जिसे उसने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। 5 साल पहले नंदनी ने इसे केवल मजाक के तौर पर कहा था। हालांकि उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। उसने आह भरी, पानी का डिब्बा जमीन पर रखा और बुदबुदाया, मैं उस आदमी के बारे में क्यों सोचती रहती हूं? वह तो बस कचरा है। अगर वह बच भी गया, तो भी वह अपने इस तुच्छ व्यक्तित्व के साथ अभी सड़कों पर रह रहा होगा और वास्तव में कचरा बन जाएगा। यह वह क्षण था जब भूमि सावंत थोड़ा सांस फूलने के साथ वहां आई। नंदनी, मैं आखिरकार तुमसे मिल ही गई। हमारी आखिरी मुलाकात को लगभग आधा साल हो गया है। मैं देख रही हूं कि तुम और भी सुंदर हो गई हो। मैं यह अनुमान भी नहीं लगा सकती कि कितने पुरुष तुम्हारी सुंदरता के शिकार हुए हैं, भूमि ने उत्साह से कहा। नंदनी ने आधे मन से सिर हिलाया। बैठो। ठीक है। भूमि ने नंदनी की ठंडी उदासीनता को भी महसूस किया। भूमि जानती था कि स्नातक होने के बाद 3 साल तक विदेश में रहने के बाद नंदनी एक अलग व्यक्ति के रूप में लौटी थी। भूमि को ऐसा महसूस होने लगा कि वे अलग हो गए हैं। तुमने कहा कि तुमने विहान मल्होत्रा को देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही विहान मल्होत्रा है जिसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था? नंदनी ने एक सपाट लहजे में पूछा, जैसे कि वह इस मामले से उदासीन थी। भूमि ने सिर हिलाया और नंदनी को आज मायरियड लिंक स्क्वायर में जो कुछ हुआ उसका सारांश दिया। पहले तो नंदनी ने बिना किसी भाव के सब कुछ सुना, फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कहानी के अंत में वह एक विचारशील चुप्पी में डूब गई थी। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और पूछा, तुम कह रही हो कि तुम्हें यकीन नहीं है कि वह व्यक्ति विहान मल्होत्रा है? वह सिर्फ विहान मल्होत्रा जैसा दिखता है और उसका उपनाम संयोग से मल्होत्रा है। भूमि नंदनी की प्रतिक्रिया से दंग रह गई, लेकिन उसने फिर भी सिर हिला दिया। विराट ओबेरॉय मेरा एक परिचित है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका अनुभव उसके अहंकार के बाद दूसरे नंबर पर है। तुमने कहा कि वह एक युवक के सामने झुक गया और झुक गया। यह असंभव नहीं है। लेकिन विराट ओबेरॉय उस युवक को बहुत सम्मान दे रहा था, या वह युवक एक शक्तिशाली स्वभाव वाला व्यक्ति है। अगर वह बेकार मल्होत्रा बच भी गया, तो वह 5 साल में क्या हासिल कर सकता है? नंदनी ने अपने पौधों के साथ छेड़छाड़ करते हुए आत्मविश्वास से कहा। भूमि कुछ कहने ही वाली थी कि नंदनी ने आगे कहा, मल्होत्रा परिवार 5 साल पहले गायब हो गया। विहान मल्होत्रा भी बहुत पहले चला गया है। भले ही वह ईस्ट मणि लेक में रहता हो,
वह शायद एक और आवारा ही है। इस दुनिया में उसके जैसे नीच चींटी के लिए जगह नहीं है। वह केवल दुनिया के नियमों द्वारा बेरहमी से कुचला जाएगा, फिर वह अंततः हार जाएगा। क्या 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में हुई घटना अभी तक पर्याप्त सबूत नहीं है? भूमि, क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रही हूं? भूमि अब नंदिनी की सोच के साथ तालमेल नहीं रख पा रही थी। वर्तमान नंदिनी में एक तरह का अवर्णनीय गर्व झलक रहा था। चाहे वह कुछ भी बोले या भूमि को जो भी नजर आए, नंदिनी को ऐसा लग रहा था कि वह हर चीज से ऊपर है। भूमि जानती थी कि नंदिनी का स्वभाव उसके अडिग आत्मविश्वास से उत्पन्न हुआ होगा। भूमि ने सुना था कि कैसे रिवर सिटी में रावत परिवार के परदादा पुराने गुरु ने पिछले साल अपने हाई स्कूल के समारोह में मार्शल आर्ट के क्षेत्र में प्रवेश किया था। शायद इसी वजह से रावत परिवार रिवर सिटी में पहला परिवार बन गया, जिसने ज्यांगन प्रांत के परिवारों के बीच आगे बढ़कर अपना स्थान बनाया। क्या यही नंदिनी के आत्मविश्वास का स्रोत था? नंदिनी, क्या होगा अगर, मैं बस इतना कह रही हूं, क्या होगा अगर आज मैंने जिस व्यक्ति को देखा वह वास्तव में विहान मल्होत्रा था? भूमि ने जिद की। नंदिनी ने अपने पौधों के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दिया और ठहाका लगाया। तो क्या हुआ अगर विहान वापस आ गया? रिवर सिटी अब वैसा शहर नहीं रहा जैसा 5 साल पहले था। मैं, नंदिनी, अब वैसी नंदिनी नहीं रही जैसी 5 साल पहले थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विराट ओबेरॉय उसके सामने झुकता है या फिर वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। एक बार जब वह रावत परिवार के दरवाजे के सामने खड़ा होता है, तो वह सिर्फ सपने में रावत परिवार को देख सकता है, जैसा कि वह 5 साल पहले देखता था। नंदिनी ने अपनी बात पूरी की तो भूमि कुछ पीली पड़ गई। नंदिनी रावत के रौबदार अंदाज से वह दबी हुई महसूस कर रही थी। भूमि को अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था कि वह पूछे कि पिछले कुछ सालों में नंदिनी के साथ क्या हुआ, लेकिन उसने पहले ही उसे जाने का आदेश जारी कर दिया था। शायद मैं अपने पूरे जीवन में नंदिनी की प्रशंसा ही करूं। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह का आदमी उसे जीत पाएगा, भूमि ने खुद से कहा। ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट। विहान और प्रियंका मुट्ठी भर शॉपिंग बैग लेकर घर लौटे। प्रियंका, जो अभी अभी शॉपिंग ट्रिप से लौटी थी, उसने उत्साह में विहान के लिए दावत बनाई। उसने उसके लिए 2 डिश मीट, 1 डिश सब्जी और 1 कटोरी सूप बनाया। विहान ने रुकने से पहले 6 कटोरी चावल खाए और इससे प्रियंका को काफी झटका लगा। वह जानती थी कि विहान एक पेटू है, लेकिन उसने उससे इतना पेटू होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या तुम भूखे भूत का पुनर्जन्म हो? जो नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि मैंने तुम्हें भूखा रखा है, प्रियंका ने हंसते हुए कहा। विहान ने सारा बचा हुआ खाना समेटा, अपने पेट को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मैंने सालों से ऐसा खाना नहीं खाया है। पहले मेरी मां। इस बिंदु पर विहान अचानक रुक गया, फिर वह मुस्कुराया। चलो अतीत के बारे में बात नहीं करते, गंभीरता से। तुम एक बेहतरीन खाना बनाती हो, क्या तुम कल फिर से खाना बनाओगी? प्रियंका जानती थी कि विहान ने अपने दिवंगत माता पिता के बारे में सोचा होगा। किसी कारण से यह उसके दिल के सबसे कोमल कोने को छू गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। प्रियंका ने पूरी ईमानदारी से वचन दिया, अगर तुम चाहो तो मैं अब से हर दिन तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। एक मकान मालकिन के लिए यह कैसा है? बुरा नहीं है ना? क्या तुम कह रही हो कि तुम कभी शादी नहीं करोगी? विहान ने पलकें झपकाईं। या तुम अप्रत्यक्ष रूप से मेरे लिए अपने प्यार को कबूल कर रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी पत्नी बनने के लिए कई मानदंड पूरे करने होंगे। प्रियंका उत्सुकता से उछल पड़ी। मुझे बताओ, मैं तुम्हें इधर उधर देखने में मदद करूंगी। विहान ने अपना गला साफ किया और गंभीर स्वर में बोला, नंबर 1, बड़े स्तन। नंबर 2, बड़े स्तन। नंबर 3, अभी भी बड़े स्तन कहो। मुझे लगता है कि तुम इन मानदंडों पर पूरी तरह खरी उतरती हो। क्या हम काम चला लेंगे? प्रियंका ने सोफे से एक तकिया उठाया और विहान पर फेंक दिया। कितना गुस्सा दिलाने वाला आदमी है। जरूर, चलो। और भी फेंको मुझ पर। फेंकने से पहले और खींचो।
इससे और दर्द होगा। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी मार्शल डॉक्टर को और हमारे चैनल द लेजेंड स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।